ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। क्या लगता है आपको बैंकलेस बैंकिंग ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू ये भी दिन आ सकता है कभी? देखिए, ऐसा है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारा चीज़ मोबाइल पे ही होगा, लेकिन क्योंकि बैंक में पैसे की मामला है उसीलिए कुछ ब्रिक एंड मॉर्टर प्रेजेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ लोगों की पैसे की बात है वो चाहते हैं कि कुछ न कुछ फिजिकल प्रेजेंस हो। नॉट एवरीबडी, हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो डिजिटल वर्ल्ड से ज़्यादा उनका क्या कहें उनका कंफर्ट लेवल है, लेकिन जो हमारी उम्र के लोग हैं या इवन जो 45-50 साल की उम्र के लोगों हैं उनके लिए जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए एक फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है। सो आज का जो लड़का 30 साल की जो लड़का है वो एक बार मीन्स ही विल नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट कीपिंग हिज मनी विथ वेयर देयर इज नो फिजिकल प्रेजेंस, बट वंस द 30-year-old becomes 50 years old and he knows that his work life is shrinking and he will not be able to earn money beyond say another 20-30 years, then he starts becoming more careful. So जैसे मोबाइल पे सारा कुछ होना जरूरी है, बट फिजिकल प्रेजेंस भी एटलीस्ट आज के दिन में हमको लगता है मिनिमम और 15 साल की जो हमको आई कैन सी, आई थिंक सम अमाउंट ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। आपको लगता है 15 साल की बात जो हम कर रहे हैं तो एसबीआई एज ए ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज पृथ्वी में जो बड़े बैंक्स हैं उसमें सबसे बड़े 4 बैंक्स चाइनीज़ बैंक्स हैं। अब चाइनीज़ बैंक्स बड़े हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। सो इफ आवर बैंक इज टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल 10, आवर इकोनॉमी ऑल्सो हैज़ टू ग्रो। आई कैन नॉट ग्रो ऑन माई ओन, आई एम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी बैंक ज़रूर वो जो सबसे बड़े 10 बैंक्स हैं उसमें पहुंच पाएगा, लेकिन इकोनॉमी की बढ़ावा बहुत ज़रूरी है। ये जो डिजिटल बैंकिंग, इसमें साइबर क्राइम का थ्रेट ज़्यादा बढ़ा है, इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? बहुत कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के साथ हम लोग साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और ये कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है, ये नहीं कि एक फंक्शन हो गया तो हम लोग भूल गए। इसके चलते हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं, ऑलरेडी 2 ठो बनाए हैं और बनाएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग स्कूल्स में लेके जाएं, कॉलेजेस में लेके जाएं। देखिए, ऐसा है कि बहुत लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे आप फेसबुक में बहुत कुछ डाल देते हो, लेकिन उससे कितना नुकसान हो सकता है उसकी अवेयरनेस बहुत लोगों को अच्छा समझ नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्री से दिखाने के लिए कि हाउ मच यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क बाई डिक्लेयरिंग टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज वॉट योर प्लान्स आर गोइंग टू बी। सेकेंड, वी ऑल्सो फाइंड दैट अगर आपको कोई फ़ोन करे और ऐसा आपको गला से लगे कि ये आदमी कोई अथॉरिटेटिव आदमी हो, यानी फ्रॉम अ फिगर ऑफ अथॉरिटी बोल रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ आप उनको कह देते हो। जितने लोग हमारे यूज़र हैं उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। अरुण जेटली ने पिछले हफ्ते क्लेम किया कि आउटपुट ग्रोथ 9.8% हो गई है। इस सारे सिनेरियो का आप पे कोई प्रभाव, कोई फ़ायदा? देखिए, ऐसा है कि इकोनॉमी अच्छी होगी तो हमारे ऊपर प्रभाव तो ज़रूर आएगा, लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी उतना हम लोग को दिख नहीं रहा है। यानी कि ज़रूर बात है कि आईआईपी नंबर्स बड़े हैं। हमारी जो इन हाउस रिसर्च है वो इंडिकेट करती है कि आईआईपी नंबर्स मे बी नेक्स्ट मंथ विल गो डाउन स्लाइटली, बट वी आर सीइंग एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी एंड श्योरली दैट अपवर्ड ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू हेल्प। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इकोनॉमी अच्छा होगा तो बैंकिंग सिस्टम की सेहत डेफिनेटली बेहतर होगी। तो उस स्टेबिलिटी की ओर हम लोग जा रहे हैं। हम नहीं कहेंगे कि स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन स्टेबिलिटी की ओर ज़रूर जा रहे हैं। तो शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है लगातार? 30,000 से 25,000 पे आ गया। देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में शेयर मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में FII से आते हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ ये करते हैं, उनका जो पैसा है उनको इन्वेस्ट करते हैं। अब ये भी आपको मालूम होगा कि फेडरल रिजर्व ऑफ US दे आर कंसिडरिंग रेजिंग देयर रेट्स। अब इस तरीके से जब कोई कुछ आता है तब उसमें हमारी जो
इकॉनमी है और शेयर बाजार है उस पर उसका असर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन द यूएस लेंडिंग रेट 0 था, एकदम कम था, मिनिमम से मिनिमम था। तो लोग उतना मिनिमम पैसे में उधार ले सकते थे और उस उधार के पैसे इधर लगा रहे थे। अब जब रेट्स बढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनका जो उधार लिया हुआ पैसा उसका रिटर्न घट जाएगा, तो उनको ज़रूरी है कि वो पैसा वो वापस कर दें। तो इसलिए बहुत पैसे वापस चले जाते हैं। खाली यही नहीं, ये बात भी सही है कि अब फेडरल रिजर्व थोड़ा वहाँ पे रिटर्न अगर ज़्यादा करेगा तो मे बी वो एकदम रिस्क फ्री रिटर्न है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। सो मेनी पीपल मे want to put more money in risk free return rather than something which is more risky. अरुण जेटली और जयंत सिन्हा की टीम अगले साल का बजट बना रही है। नेक्स्ट बजट से बैंकिंग सेक्टर को और खास तौर पे आपको क्या अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं? हम लोग बहुत सारे चीज उनको दिए हैं कि वो बजट में वो लाने की कोशिश करें। मालूम नहीं उसमें से कितने सारे होंगे। एक दो चीज कह सकते हैं, जैसे हम बैंकरप्सी लॉ के बारे में और दूसरी बार कहे हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम था लेकिन अभी भी वो आया नहीं है। और इवन सरफेसी में कई चीज़ हैं, छोटे छोटे चीज़ हैं जो थोड़ा टाइटन करने से हमारे लेंडर्स के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ हम लोग जो मांगे हैं कि जो TDS बैंक डिपॉजिट पे होता है तो उसके ऊपर थोड़ा हम लोग कहे हैं कि उसको देखने के लिए, स्पेशली बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं। ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन्स हमको फॉर्म 15H भी दे सकते हैं ताकि उनका ना कटे, लेकिन जो लिमिट है उनके लिए अगर वो लिमिट थोड़ा बढ़ाया जा सके, सो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से जो हमारी लोन्स हैं टू द हाउसिंग सेक्टर, उसके ऊपर भी अगर कुछ छूट बन सकती है उसके लिए भी हम लोग दरख्वास्त किए हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हम उनके नज़र में लाए हैं। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर का एक और अपील थी पिछले दिनों, गोल्ड जमा कराने के बारे में, सोना कैसा काम कर रही है स्कीम, क्या? देखिए, ऐसा है कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम हमारे बैंक में ऑलरेडी चालू थी, तो बहुत सारे टेम्पल्स हमको गोल्ड देते थे और उसको फिर हम लोग गोल्ड लोन के तौर पे देते थे। वी यूज्ड टू लोन इट आउट टू ज्वेलर्स। अभी जो डिफरेंस है, वी आर ट्राइंग टू गेट गोल्ड एट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, यानी पहले हम लेते थे मिनिमम 500 ग्राम यानी कि आधा केजी, तो ज़्यादातर टेम्पल्स एक्सेट्रा छोड़ के बाकी कोई दे नहीं पाता था। अभी जो है कि वी आर सपोज टू टेक आई थिंक 30 ग्राम्स इज़ द साइज, लेकिन ये 30 ग्राम लेने के लिए वो एक कलेक्शन सेंटर की ज़रूरत है जहाँ पे वो जाके गोल्ड जमा करेंगे, वहाँ से मेल्ट करके हमारे पास आएगा। सो दिस कलेक्शन सेंटर मैकेनिज्म इज स्टिल नॉट फुल्ली डन। ये अभी हमारे बीच MOU हो रहा है with the collection centers, with MMTC who will control the whole thing. So इसको थोड़ी टाइम चाहिए. Also it's a new thing, so to that extent people are still not used to the thought. लेकिन I believe once the infrastructure is fully in place, then we should do a proper publicity and I'm sure that we will find response. प्राइम मिनिस्टर का एक और कैंपेन है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप के लिए क्या कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्शन के लिए? देखिए, स्टार्टअप के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, in fact one of my employees has given a very nice scheme, so we are working on it. What she has said is that we could do something specifically for startups. So I don't want to tell you exactly what we are trying to do, but we are working on some program for the startups as to how we can really help them at the initial stages when they really need help. It may not be in the form of money, but it may be in the form of services. So we are looking at that. एक आपने कहा है कि रेपो रेट इन इंडिया इज ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या फिलोसफी है? सी ऐसा है कि रिपो रेट क्या चीज़ होता है? रिपो रेट है मार्केट से लोन लेने पे जो रेट बैंक्स को मिलता है ना? तो अगर हम मार्केट से लोन ले ही नहीं रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड कैसे घटेगी? आज के दिन में अगर हमको 100 रुपया हमारी जो रिसोर्सेज साइड है, लायबिलिटी साइड है, वो अगर 100 है तो वो 100 में से 97 लोगों के डिपॉजिट में से है, खाली 3% मार्केट बोरोइंग है, समझे ना? तो अगर ये 3% की जो रेट है वो घट जाती है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसके ऊपर असर बहुत कम पड़ता है। खाली यही नहीं,
हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स किससे आती है? हमारी डिपॉजिट से। अब डिपॉजिट्स में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते भी हैं तो वो किस पे घटाते हैं? फिक्स डिपॉजिट पे। अब हमारी जो ये 97 जो हम कहे हैं हमारे डिपॉजिट है, इसमें 40% सेविंग्स और करंट अकाउंट है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी एक ही है बहुत दिनों से। सो खाली जो 60% है उसमें हम कुछ अंतर कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरती है वो जो हमारी रिपो रेट की जो जितना अमाउंट है उससे बहुत कम घटता है, और जो गिरता है वही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑन द लेंडिंग साइड। तो टीजर लोन आप क्यों शुरू करना चाहते हैं जिस पे? देखिए, ऐसा है कि टीजर लोन हम नहीं शुरू करना चाहते। हम वेरी क्लियरली कहना चाहते हैं कि कोई टीजर अच्छा चीज नहीं है। लेकिन हम लोग जब ये लोन दिए थे, हम लोग तब भी कहे थे ये टीजर नहीं है। ये क्या है? आप हमारे पास आए हैं लोन लेने के लिए, हम आपको एसेस करते हैं एट द रेगुलर इंटरेस्ट। से टुडे द रेगुलर इंटरेस्ट इज 10%। तो 10% के ऊपर आपकी कितनी ईएमआई होगी, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपकी जो इनकम है वो सपोर्ट कर पाएगा या नहीं। ठीक है, अगर वो सपोर्ट कर पाएगा तभी हम आपको लोन देंगे, लेकिन पहले 2 साल के लिए हम आपको थोड़ा डिस्काउंट देंगे, 8% पे देंगे। एक मैंने सुना है कि प्राइवेट बैंक्स को compete करने के लिए आप कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। सी, प्राइवेट बैंक्स में एक चीज हमारी बैंक में नहीं थी, वो है वेल्थ मैनेजमेंट। हाँ, हम डिजिटल जैसे बहुत प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट हमारे बैंक में नहीं है। लेकिन आज के दिन में बहुत लोगों हैं जो चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कोई वेल्थ मैनेजर रहे, क्योंकि दे ट्रस्ट अस बिकॉज ऑफ आवर प्रोविंस, बिकॉज ऑफ आवर हेरिटेज। दे वांट that there should be somebody in the public sector who can give them transparent good advice as to how they should build their wealth. So this initiative is something that we are just about to launch shortly. तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक ये सुना है कि 15% स्टेक बेच के 6,000 करोड़ रुपए को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहे हैं कि आपका जो नॉन कोर एसेट है, यानी जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप सही ढंग से लिक्विडेट करो, ताकि जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं वो मुनाफा के साथ बैंक के पास वापस आए और आपकी कैपिटल स्ट्रेंथेंड हो। तो हमारे पास एनएससी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एनएससी जब स्टार्टअप किया था, शुरुआत हुई थी, उस समय हम लोग इन्वेस्ट किए थे। तो उसीलिए हम लोग चाहते हैं, आज एनएससी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेस दैट्स बीइंग रन इन द कंट्री, सो इट्स बिकम अ वैल्यूएबल एसेट। सो वी वांट टू नाउ गेट द वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो आर यू प्लानिंग टू यूज योर एसोसिएट बैंक्स टू रेज फंड्स? नॉट इमीडिएटली, नो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव नॉट टेकन अ कॉल ऑन दैट। उसके ऊपर हम लोग चिंता नहीं की। अभी पूना आप गए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, ज्ञान संगम हुआ था वित्त मंत्रालय का, आपने कुछ सुझाव दिए थे, क्या कोई खास सुझाव शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे सुझाव हम लोग दिए थे। एक सुझाव जो हम लोग दिए थे वो है कि जो हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, IIMs, IITs, ये सारे टैक्स पेयर के मनी के ऊपर चलती है। कुछ तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स देते हैं, इसके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स पेयर्स के मनी से बने हैं, लेकिन इससे जो रिक्रूटमेंट होता है वो खाली प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो टैक्स पेयर्स के मनी से जो अच्छे टैलेंट ग्रूम हो रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर में हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जब रिक्रूटमेंट करना पड़ता है तब ओपन एडवर्टीजमेंट से करना पड़ता है। ये सारे लोग जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, इन लोग का रिक्रूटमेंट कैंपस से ही हो जाता है। इनको ओपन एडवर्टीजमेंट्स में एग्जामिनेशन दे के इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग उनको अपनी जो रैंक्स है उनमें हम लोग पाते भी नहीं हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि सब नहीं, बट कुछ परसेंटेज ऑफ दीज ब्राइट पीपल वी वुड लाइक टू ऑल्सो रिक्रूट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कमेटी तैयार की है
In fact, tomorrow only I have an interaction with that committee. So we are hoping the committee will be able to come up with something that will empower us to do some amount of our recruitment from these campuses. So this was one of the suggestions we had given. एनपीएस को रिड्यूस करने के लिए आपके बैंक में बहुत अच्छा काम साल 1.5 साल हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका एक कारण ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनको सरकार से जो पैसा मिलता है वो रिलीज होने में बहुत डिले होता है और इसलिए एनपीए बढ़ता है। क्या लगता है आपको? ये सही बात है। ये इसके बारे में हम लोग बहुत सारे मिनिस्ट्री से बात भी किए हैं और आज के दिन में फॉर इंस्टेंस जो रोड मिनिस्ट्री है वो कहा भी है कि इसको सही करने के लिए आपकी क्या सुझाव है उसे दीजिए और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, वो कर भी रहे हैं। वैसे ही पीपीपी मॉडल के ऊपर भी एक कमेटी बनी थी, उसमें भी हमारी एमडी की भागीदारी रही और वो भी कई सुझाव दिए हैं। तो हमको लगता है कि जो मॉडल पे हम लोग कर रहे थे काम, उस मॉडल को ट्वीक करना, चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नो कंपनी कैन अफोर्ड to have their receivables not met in time, and especially if it is the government, it is more incumbent on the government to ensure कि receivables सही ढंग से, सही तरीके से, सही टाइम पे उसकी जो पैसा है वो रिलीज कर दिया जाए। तो इसके लिए उसमें जो रुकावट आ रही थी, क्यों रुकावट आ रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सुझाव दिए हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। स्टील सेक्टर में आपके रिफॉर्म्स की बहुत तारीफ होती है इंडस्ट्री में। ये सुना है कि स्टील सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी का कोई सुझाव दिया था, क्या स्टेटस है? ऐसा है कि इट इज़ अ फैक्ट कि आज चाइना में बहुत एक्सेस कैपेसिटी है एंड एज अ रिजल्ट फॉर चाइना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू ब्रिंग डाउन द कैपेसिटी सडनली। वो आस्ते आस्ते करके ही रिड्यूस कर सकेंगे। तो जब उनके वहाँ पे ये जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसको लेके क्या करेंगे? So we feel that in many places they are supplying below costs, which is basically dumping. Second is we also must ensure that our local domestic producers get things at a better rate than we are exporting it for, because unless we are able to give the inputs at the right cost, and the inputs in steel making would be what? The inputs would be iron ore, inputs would be coking coal, inputs would be power. These are the things. So we have to ensure that the inputs come at a cost which is not, not something where the people who are providing the inputs will go into losses. I'm not saying that, but it must come at a reasonable cost so that the end product can be globally competitive. चाइना की बात हम कर रहे थे, तो चाइनीज करेंसी को IMF ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SDRs में इंक्लूड किया है, इसका क्या असर पड़ेगा इंडियन करेंसी और ट्रेड पे? Actually, Indian currency or trade पे maybe not directly much. But what is happening is obviously the Chinese currency is becoming more and more acceptable. So much of the trade in China can say that you bill it in my currency instead of going through the dollar route. So we have to see what that will mean, whether their currency will become more easily acceptable, their currency will become more like the dollar and the euro. That is, people will get more comfortable with it, and as it gets more comfortable, basically what happens is that the economy becomes stronger, because then you will be able to determine how and where your price points are, and accordingly you can place the price points of your particular products. China actually has gone about this in a very methodical way. They have ensured that their economy is stable. They have ensured that the valuation of the yuan is tolerably stable, and they have ensured that their economy as such is able to support a currency because of its very size. Economy ki jo size hai, that itself gives a lot of strength to the currency. So I think they have gone about it in a very systematic way. These are lessons that India needs to learn actually. आपके जो बचे हुए एसोसिएट बैंक्स हैं, इनके मर्जर की कोई प्लान? नहीं, अभी तो नहीं है, इमीडिएटली नहीं है। दैट वजह है आपके पास में इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, लाखों लोग हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा है कि अभी टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी एम्पावरिंग थिंग, एंड टुडे सारे लोगों की जो बजट्स है, टारगेट्स है, वी कैन एलोकेट इट टू एवरीबडी। खाली वही नहीं, जिसका जो टारगेट है उसके अगेंस्ट में वो कैसा कर रहा है
वो भी मंथली उसको हम लोग बता सकते हैं। तो उसकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और खाली अपने क्या परफॉर्मेंस है वो नहीं, आपके जैसे और दूसरे लोग भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम लोग बता सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड अस। सो यू नो वी आर यूजिंग इट टू द वेरी बेस्ट एक्सटेंट to try and ensure that each of our people have the right kind of targets, are able to monitor their own performances, monitor their like groups performance, and then you know take a call as to what more they need to do. Your staff is so well paid, well taken care. फिर हड़ताल की बात हो रही है, जनवरी में हड़ताल पे जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये हमारी जो एसोसिएट बैंक्स हैं वो कर रहे हैं, और उनकी जो मांग है हमें तो लगता नहीं है ये सही मांग है। वो चाहते हैं कि एसबीआई में हम लोग जो बेनिफिट्स दिए हैं वो सारे बेनिफिट्स एसोसिएट बैंक्स को दिया जाए, लेकिन एसबीआई में जो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके साथ दिए हैं वो उन लोग नहीं लेना चाहते। तो देखिए, बेनिफिट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। यू कैनॉट हैव ओनली राइट्स एंड नो ऑब्लिगेशंस। सो आई डू नॉट थिंक दैट दे आर डूइंग द राइट थिंग। आई ऑल्सो बिलीव मच ऑफ आवर यंगर स्टाफ understand what we are saying. They are eager to take on more responsibilities. They are eager to take on challenges. They are eager to show their performance. So I believe that you know what we are doing is the right thing, and that our people ultimately will see that this is something for the good of the bank and the good of themselves. Because when I am asking them to do some extra things, I will also give them some extra benefits. But I cannot give the benefits without asking for the performance as well. और एक आखिरी सवाल ये कि एज एन इंडिविजुअल दिल्ली में जो गाड़ियों पे प्रतिबंध लग रहा है, बम्बई में भी पोल्यूशन की ऐसी स्थिति है, एज ए इंडिविजुअल एक नागरिक के नाते, एक बम्बई के निवासी के नाते आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा सही बात है कि पोल्यूशन को घटाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ख़राब है। तो आज के दिन में देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, एंड आई थिंक यू नो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर पॉलिसी एंड लॉन्ग टर्म व्यूज एज टू हाउ दिस इज टू बी हैंडल्ड. It is also a fact that diesel is basically more polluting than petrol. So we need to take a call on that. खाली यही नहीं, अगर आप वो चाइना की ही बात बोलें, चाइना में आई एम टोल्ड दैट दे आर प्रोजेक्टिंग दैट बाय ईयर 2020 10% ऑफ देयर कार्स विल बी इलेक्ट्रिक कार्स. तो उसके लिए सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यानी डॉकिंग स्टेशंस, सारा कुछ उन लोग अभी से काम कर रहे हैं. 2020 में जाके उन लोग 10% कार्स बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक होना है. तो हमारे यहाँ भी ये सारा काम शुरू होना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू लीव अ प्लैनेट दैट डजंट हैव एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हम लोग देख रहे हैं. एक साइड में इतना ड्रॉट है, दूसरा साइड में इतना बाढ़ है. ऐसे करके कैसे चल सकता है? सो यू नो इफ़ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लेस दैट वी आर इन, जैसे हम लोग अपने घर की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हम लोग को अपनी जो शहर है, अपनी जो देश है, सबकी देखभाल करना उचित है. और अपनी प्लैनेट को तो डेफिनेटली देखभाल करना उचित है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लैनेट वी हैव. घर जाएगा तो दूसरा घर बन सकता है, बट प्लैनेट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड वी नीड टू ऑल वर्क टुगेदर. अगेन, दिस इज वन एरिया वेयर ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू यू नो रियली कम टुगेदर. With open minds they need to come together. छोटा मोटा असुविधा लोगों को होगा, but you know these are things in the mind. If you think it's a problem, it's a problem. If you think it's not a problem, it will not be. Thank you so much, madam. Thank you. Very nice. Thank you.